नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर, संविधान के बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण तो दिया, लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उस भाषण को लेकर ये बातें हो रही हैं कि संविधान के मुद्दे पर चर्चा थी और ये भाषण वही रहे जो उनके पिछले 10 साल में तमाम चुनावी भाषणों में जो बातें मौजूद रहती हैं। यानी कुल मिलाकर जो मकसद था कि संविधान के मुद्दे पर, संविधान की दशा और दिशा पर चर्चा हो, उससे बिल्कुल अलग हटते हुए, उससे भटकते हुए उन्हीं सारे मुद्दों को एक बार फिर उठाया प्रधानमंत्री ने अपने 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबे भाषण में। उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर संविधान के मुद्दे पर क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज के डीबी लाइव में इन पर आप चर्चा होगी। आपको बता दें कि 13 और 14 दिसंबर को निर्धारित किया गया था कि लोकसभा में 2 दिन संविधान के मुद्दे पर बहस होगी। चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विपक्ष की ओर से, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से ये मांग की गई थी कि संविधान पर बहस कराई जाए और उसके बाद तय किया गया कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस कराई जाएगी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर 2 दिन बहस हुई। बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और राजनाथ सिंह ने भी लंबा भाषण दिया और लगभग वही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी दोहराई गईं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण की चर्चा हो रही है और संविधान के दशा और दिशा पर उन्होंने लेकर जो सवाल उठाए, विपक्ष की लगातार जो मांगे रही हैं कि संविधान को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जवाब न तो प्रधानमंत्री के बयान भाषण में दिखाई पड़ा और न ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के भाषण में। पूरे के पूरे इन नेताओं के भाषण जो मुख्य रूप से टिके थे या केंद्रित थे, वो 1975 की इमरजेंसी पर टिके हुए थे। हालांकि 1975 की इमरजेंसी पर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा में बोल रही थी, उपचुनाव में जीत कर आई हैं वो वायनाड से, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को जरूर यह उम्मीद थी कि संविधान के मुद्दे पर जब बहस हो रही है, खासतौर पर 2 दिन उसके लिए डेडिकेट किए गए हैं, तो उसमें कुछ नई बातें सामने आएंगी। लेकिन क्या नई बातें सामने आई, विपक्ष के नेता इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार सुनेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपनेता भी हैं प्रमोद तिवारी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वो प्रधानमंत्री के भाषण पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार सुनते हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण किन चीजों पर केंद्रित थे। संविधान संशोधन को लेकर उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की, संवैधानिक प्रावधानों को लेकर उन्होंने क्या बातें कही, जिसको लेकर एक बार वो विपक्ष के जबरदस्त निशाने पर है। पहले सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। समय अनुसार कांग्रेस किस तरह संविधान का मजाक उड़ाती रही, अमेंडमेंट करती रही, उसका जिक्र किया। सीधा हमला कांग्रेस पार्टी, गांधी, कैसे उनके इस रिप्लाई को आप आकलन करें? कल प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है और ये प्रदर्शित कर दिया कि नेहरू के मुकाबले उनमें एक हीन भावना है। और इसीलिए तो जिस प्रधानमंत्री नेहरू ने जिस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, जिसके लिए स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अगर नेहरू जी नहीं होते तो ये संविधान बन न पाता, क्योंकि इतनी प्रबल बहुमत के साथ उन्होंने इसे अंगीकृत किया, स्वीकार किया। मोदी जी, आपकी ये हीन भावना कांग्रेस के प्रति आपको हमेशा कटु, असत्य और ऐसी बातें बोलने को मजबूर कर देती हैं कि आप जो बोल जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके शासनकाल में संविधान की मर्यादा तार तार हुई, संवैधानिक पदों की मर्यादा तार तार हुई। आपने
जिस ढंग से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को उनकी गरिमा गिराई है, आने वाला इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो एक तरफ विशाल नेहरू, विशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, उसके सामने आप एक हीन भावना से ग्रसित ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने उस पार्टी को हमेशा कोसा है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई और ये संविधान दिया। सर, योगी आदित्यनाथ कल एक प्रोग्राम में थे, वहां उन्होंने जिक्र किया कि जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ ने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि राम मंदिर के निर्माणकर्ताओं के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी कही उन्होंने कि गरिमा की बात की, प्रधानमंत्री पद के गरिमा को ठेस लगी। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में भी ये बात कही जाती है, लोकसभा में जब भी वो बोलने के लिए आते हैं तो बार बार ये सवाल उठते हैं। आखिर क्यों ये सवाल उठते हैं और क्या ये सवाल जो उठते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचते? क्योंकि ये सवाल हर बार के उनके भाषण पर उठते रहते हैं। नहीं, देखिए, पहुंचते होंगे अगर दरवाजे खुले होंगे, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। चूंकि सुरक्षा की बहुत समस्या है, प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी तगड़ी उनकी सुरक्षा है, तो आम लोगों की बातें पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए वो अपनी मन की बातें करते रहते हैं। एक तरफा डायलॉग है उनका, मन की बातें हैं तो वो मन की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं मन की बात सदन के अंदर भी मन की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको सुनना चाहिए और यहाँ जो है आपको देश की बात करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, देश की बात करते ही नहीं, तो देश की बात उनके पास पहुँचेगी कैसे? दूसरा ये कि जो पद की गर्मा गिराने की बात है, तो कोई पहली बार थोड़ी गिराई नरेंद्र मोदी ने, आखिरी बार गिराई है भाई। हमें तो बार बार ये सवाल उठते हैं, तो जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक इस पद की गरिमा गिराते ही रहेंगे, ये तो उनका काम है। तो इस पे कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उन्हें ही इसका भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी को कि 11 साल हो गए, वो 11 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, तो बाकियों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रहे हैं? अरे अब खुद अपने को प्रधानमंत्री नहीं समझते, दूसरों को समझने की क्या आवश्यकता है वो प्रधानमंत्री हैं? बस जितनी गिरी बात कर सकते हैं, जो गिरने का स्तर है वो जहाँ नीचे तक जा सकता है वहाँ तक जाकर वो बात करते हैं, तो ठीक है, वो बात करें वहाँ तक जाकर, ये उनका अपना सोचना है, तो इस पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो तथ्यों के साथ खिलवाड़ है उस पर निश्चित तौर पर निंदा होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि तथ्यों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। या तो कहा जाए कि उन्हें जानकारी नहीं है, या जो उनके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो उनको गलत तथ्य लिख कर देते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए वो उसको क्रॉस चेक भी नहीं कर पाते, ये बातें सही दी जा रही हैं पढ़ने के लिए कि नहीं भाई। अब लेकिन जो प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं वो स्क्रिप्ट राइटर की जिम्मे थोड़ी जाएगा। बिल्कुल, नाम तो प्रधानमंत्री का हुआ कि ये पढ़ रहे हैं, दुनिया तो यही जानेगी कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। दुनिया को क्या मालूम कि पीछे स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ लिख के पढ़ दिया है, और नरेंद्र मोदी को कुछ जानते ही नहीं है कि उस स्क्रिप्ट राइटर ने उसमें क्या क्या लिख दिया है। तो ये उनकी अपनी समस्या है, तो उसको ठीक करना चाहिए उनको। बिल्कुल, और बार बार ये सवाल उठते हैं, तो गंभीर सवाल है कि गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। 1.5 घंटे से भी लंबा भाषण रहा, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उसमें वही सारी पुरानी बातें जो वो चुनावी भाषणों में बोलते आ रहे हैं। एक बार सुनेंगे प्रधानमंत्री के भी भाषणों की कुछ छोटी क्लिप्स, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका जो 1.5 घंटे का लंबा भाषण रहा। और दिलचस्प बात यह है प्रियंका गांधी की वो बाइट होगी तो उसको भी हम आपको सुनवाएंगे। कल उन्होंने कहा था कि इस इतने लंबे भाषण और पुरानी बातों को लेकर जो चीजें जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता उस समय नींद में थे या उनको ऊंघ रहे थे, यानी उनको नींद आ रही थी, वो बोर हो रहे थे, ये प्रियंका गांधी ने कहा। खैर, वो बात अलग है। प्रियंका गांधी की उस बाइट को हम जरूर सुनवाएंगे, प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर। लेकिन जो बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, एक बार उनको सुनवाते हैं कि क्या कहा लोकसभा में इतने लंबे चौड़े भाषण में, किन मुद्दों पर, संविधान को लेकर वो क्या कहना चाह रहे थे, और जो संविधान की दशा और दिशा पर बहस करने के लिए संसद का ये 2 दिन का जो एक विशेष सत्र था, इसके लिए डेडिकेट किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा थी, क्या उस अपेक्षा पर खरे उतरे हैं, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का कुछ अंश, क्या कहा उन्होंने। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा। मैं
महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात की, आपको उस पर फिर ले आएंगे, लेकिन एक इस पर भी एक सवाल उठ रहा है। वो बोल रहे हैं लोकसभा में और संबोधित कर रहे हैं सभापति को। जी समीर जी, अब आप समझ सकते हैं संविधान का कितनी जानकारी नरेंद्र मोदी को पता ही नहीं है कि सभापति कहाँ होता है और लोकसभा में क्या होता है। तो अब आप इसी से समझा सकता है कि भाषण देने आ गए और तो देश का इतना समय बर्बाद किया उल्टी सीधी बातें करके, और आपको यही नहीं पता कि आपको जो लोकसभा अध्यक्ष को जो अध्यक्ष महोदय को संबोधित करना है, सभापति महोदय को संबोधित नहीं करना है। तो यही जानकारी नहीं है, तो इसी से समझा सकता है कि कितने पढ़े लिखे कितने विद्वान व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, इसी से सब समझा सकता है। बाकी अब जो बातें कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा था, अरे भाई आपको महात्मा गांधी से क्या लेना देना है? आप लोगों ने जिंदगी में विरोध किया महात्मा गांधी का, तो आपको महात्मा गांधी से क्या लेना देना है? आपको जिससे लेना देना है आप उसकी बात कीजिए, आप गोडसे की बात कीजिए, सावरकर की बात कीजिए, गोलवलकर की बात कीजिए। मतलब आप अपने लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तक जो है 70 साल के बाद भी आप जो है अभी तक जो है वो सावरकर, गोलवलकर और गोडसे का नाम लेना नहीं चाहते हैं। क्यों लेना नहीं चाहते भाई? उनकी बात कीजिए जिनकी आप चाहते हैं। महात्मा गांधी से आपका क्या लेना देना है? तो उनको आप उद्धृत कर रहे हैं, ये बड़ी समस्याएं हैं इनके साथ। बिल्कुल, तो तमाम चीजें हैं और जिन मुद्दों पर बात भी की तो विपक्ष का कहना है कि ये वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जो चुनावी भाषणों में या संसद में भी जब उनसे तमाम मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो बोलते अपने मुद्दे पर है, उनको जो बोलना रहता है। मणिपुर पर चर्चा के लिए उनको अविश्वास प्रस्ताव पिछले लोकसभा में ले आया गया, लेकिन उन्होंने बोला वही जो खुद बोलना चाहते थे। सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में, जो उन्होंने संविधान पर बहस के दौरान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। तो ये प्रियंका गांधी की टिप्पणी है उनके भाषण को लेकर, और चूंकि वो सदन में मौजूद थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की इस चर्चा में केवल उस वक्त पहुंचे थे जब उनको बोलना था, और उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया। और उस भाषण को लेकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी वो प्रियंका गांधी बता रही हैं। चूंकि ये जो इसका सीधा प्रसारण होता है संसद टीवी से होता है, हम और आप इसका जो सीधा प्रसारण देखते हैं वो वही देखते हैं, और वहां पर जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो ज्यादातर समय जो कैमरे का फोकस होता है वो स्पीकर की ओर होता है, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो स्वाभाविक है तब प्रधानमंत्री की ओर होता है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जो टिप्पणी की कि जे लोग जो सुन रहे थे उनकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं, ये लोग भी किस तरह से बोर हो रहे थे और शायद उनको नींद भी आने लगी थी। जी, और नड्डा साहब का तो बहुत बढ़िया चित्रण किया प्रियंका गांधी ने कि पहले वो ऊँग रहे तो जैसे ही मोदी जी ने देखा तो डर के एकदम से वो ऐसे तन के बैठ गए, जैसे वो बहुत अलर्ट हो गए, बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो ये प्रियंका गांधी ने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों को जो है वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे और अपने ही लोगों को बोर कर रहे थे। बाकी देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष तो मजे ले ही रहा था कि भाई ये आदमी क्या क्या बक रहा है, जुनू में क्या क्या जो है, जिस तो गालिब का शेर है ना कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, तो जो जुनू में यानी क्या क्या
बक रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं है खुद को कि ये बक क्या रहे हैं, इनके लोगों को भी नहीं पता है क्या बक रहे हैं। तो यही जो है बात कहने की इसे प्रयास किया है प्रियंका गांधी ने। सर बिल्कुल, तो वही कि जब उनकी पार्टी के भी नेता और बोर कर रहे थे, सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने यही कहा कि वो बोर कर रहे थे, चूंकि प्रियंका गांधी को और भी ज्यादा उत्साह रहा होगा। पहली बार वो संसद में और पहली बार संसद में बैठकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रही थी। जाहिर सी बात है कि तमाम अपेक्षाएं थी कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। और भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, किस तरह से उनके भाषणों को लेकर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ज्यादातर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो यही हैं कि उसमें वही सारी बातें दोहरा रहे थे प्रधानमंत्री, जो लगातार चुनावी भाषणों में भी दोहराते हैं, कार्यक्रमों में दोहराते हैं, और संसद में भी उन्हें किसी भी मुद्दे पर बोलना होता है, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो वही रहती हैं। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री के भाषण को उन्होंने किस तरीके से उसकी व्याख्या की है, किस रूप में उन्होंने लिया है और क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित उनका आरक्षण छिना है और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी 3 जुमले बचे हैं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर कहा है। जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दे पर, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मुद्दा हो, उन पर प्रधानमंत्री से जवाब की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे मुद्दे विपक्ष ने उठाए भी थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन मुद्दों को उठाया और उनको ये लगता था कि इस पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे या उस पर कुछ बात रखेंगे अपनी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने ढंग से उन चीजों को रखा है। और एक महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं जुमलों की, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि सबसे बड़ा जुमला अब तक का वो है गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी के समय ये नारा दिया गया था और पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य रखा गया था, उसको पाने की कोशिश की गई थी, उसके लिए तमाम योजनाएं बनाई गई थी, उसको लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन अखिलेश यादव उन तमाम जुमलों की बात कर रहे हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि क्या क्या जुमले अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेंके हैं। और ये बताया कि कल 11 सूत्री जो संकल्प नरेंद्र मोदी ने रखा वो भी 11 सूत्री जुमले हैं, ये अखिलेश यादव का कहना। और जाहिर सी बात है कि भाई किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, 2022 तक सबको पक्का घर मिल जाएगा और बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, ये सब कुछ 2022 तक होना था। तो 2022 तक क्या क्या हो गया। और एक चीज और भी है अमलेंदु जी की जो प्रधानमंत्री की बातें हैं, जो प्रधानमंत्री के वादे होते हैं, उनके लिए जुमला शब्द सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने ही इस्तेमाल किया था। बीजेपी के नेताओं ने ही नहीं बल्कि सबसे पहले ये बात कही थी गृह मंत्री अमित शाह ने। उनका था वो तो जुमला था, तो ये 15 लाख वाला। तो ये राष्ट्र जो है वो अमित शाह जी का हमेशा आभारी रहेगा कि उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जुमले फेंकते हैं, उनकी हर बात को जुमले की तरीके से ही लिया जाना चाहिए। इसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो अमित शाह जी का ऋणी रहेगा। जी, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सारे जुमले जो उन्होंने 11 पॉइंट्स का अपना उद्देश्य बताया और इस तरह के तमाम वादे किए गए हैं जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे वादे किए गए थे और ये कहा गया था कि इन सबको 2022 तक पूरा किया जाना है।
2013 में 14 में जब चुनाव हो रहे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जीत कर आए, प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो तो बहुत सारी बातें कहते थे कि रुपए की कीमत डॉलर से ऊपर निकल जाएगी और क्या क्या हो जाएगा। उनके बहुत सारे आपने वीडियो क्लिप्स देखी होंगी, आप सोशल मीडिया पर अक्सर आती रहती हैं। आज उन वादों की, उन मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती। और आज जब संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि 75 साल होने पर संविधान को अडॉप्ट करने के 75 साल बीत चुके हैं, उसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं, ऐसे मौके पर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10-11 साल के उन बातों की चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने संविधान को मजबूत किया, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से कमजोर करने का काम किया है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे संसद की गरिमा हो, और चाहे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो, बहुत सारी जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की, चर्चा ही नहीं की। उन्होंने वही बात की जो उनको करनी थी और जो वो अक्सर करते हैं, ये विपक्ष का कहना है। और एक मजेदार बात यह है कि जिस समय संविधान पर बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, उसी समय शंभू बॉर्डर पर किसानों पर, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, किसान दिल्ली आने के लिए जहां पिछले लगभग 1 साल से डटे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही थी, उनको पीछे कर दिया गया। विपक्ष किसानों के मुद्दे को भी उठा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण पर उस मुद्दे की कोई चर्चा ही नहीं थी। जी बिल्कुल, उस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं थी, किसानों की कोई चर्चा नहीं थी, एमएसपी की कोई चर्चा नहीं थी, किसानों की आय दुगनी होने की कोई चर्चा नहीं थी, 2 करोड़ रोजगार की कोई चर्चा नहीं थी, कोई चर्चा थी ही नहीं जी। सिर्फ एकालाप और विलाप और प्रलाप था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। नरेंद्र मोदी के 2.5 घंटे के लगभग जो उन्होंने अपनी बातें रखी उसमें, तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का समय बर्बाद किया और अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए वही घिसी पिटी बातें सब वो करते रहे जो पहले वो अब तक करते रहे, और उनको लगातार जवाब भी मिलते रहे। जो मिथ्या वाचन वो करते हैं उसके जवाब उनको लगातार मिलते रहते हैं, उसके बावजूद वो अपनी इससे सुधर नहीं रहे अभी तक। समस्या ये 11 साल हो गए, लेकिन वो अब कहना नहीं चाहिए, वो 11 साल के बाद भी अगर नहीं सुधर रहे हैं इस मिथ्या वाचन में, तो आगे जाके भी कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा, कहा नहीं आ सकता समीर जी। जी बिल्कुल, और इसीलिए जो विपक्ष के नेता हैं उनको निराशा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से। लेकिन एक बात ये भी है कि उनको बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी। और अब आपको ध्यान होगा कि इस चर्चा से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि विपक्ष और प्रधानमंत्री सिवाय 1975 की इमरजेंसी के संविधान के किसी दूसरे मुद्दे को उठाएंगे ही नहीं। और आखिरकार वही हुआ। विपक्ष के जितने भी नेता रहे, चाहे शुरुआत करने वाले, चर्चा की शुरुआत करने वाले राजनाथ सिंह हो या फिर किरण रिजिजू हो या जो भी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 1975 की इमरजेंसी के अलावा और किसी मुद्दे पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि उनको जवाब इसका मिला, लेकिन इस बात का एहसास विपक्ष को था। ये विपक्षी नेताओं के बयान से जाहिर होती है। फिर भी उनको कुछ उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो संविधान को लेकर वो जरूर बोलेंगे। जो आरोप कम से कम उनके ऊपर लग रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उस पर वो कुछ अपना पक्ष रखेंगे, जवाब रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री के इस भाषण को किस तरह से ले रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। उन्हें नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आपका क्या? हाँ, मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले अजीत पवार को पार्टी से निकालिए। उनको जो आपके महान उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया है ना, तो बताइए, एकनाथ शिंदे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। और भी उनके साथ जो 10-12 लोग आए हैं ना, जिनको पर ईडी सीबीआई के मुकदमे और रेड्स हुए हैं, हिम्मत है आपकी उनको दूर करने की? अभी आपका जो 56 इंच का सीना है, उस सीने से पूछिए कि मेरे आसपास कितने भ्रष्ट लोग हैं। सबसे पहले तो गौतम अडानी को आप टॉलरेट कर रहे हो, जो देश नहीं टॉलरेट करना चाहता, 0 टॉलरेंस की बात है। ये तो 1000% भ्रष्टाचार है। देखो, मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करने की बात होती है
ये जो कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं है और जो उनको करना होता है उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अमलेंदु जी, इससे संजय राउत का ये कहने का मकसद क्या है, इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है समीर जी कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे चुनकर, तो संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने सिर पटका था अपना जी। और संसद को बदल दिया, दूसरी संसद बना ली। संविधान को माथे से छुआ है, तो संविधान बदलने की तैयारी थी, वो तो जनता ने रोक दिया, वरना उसको ही बदल देते। तो यही से संजय राउत कह रहे हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो ये, और जो बल्कि जो दिखाते हैं उसका उल्टा करते हैं, ये भी है जी। तो ये साफ जो है समझ में आ रहा है समीर जी। तो ये बातें, और अब इस बात को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी, जब वो अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने विपक्ष की तरफ से उन्होंने संविधान पर जो चर्चा हो रही थी उसकी शुरुआत की। उन्होंने भी ये बात कही सीधे तौर पर कि अगर आप 1975 की इमरजेंसी की बात करते हैं तो कम से कम आप उससे कुछ सीख लीजिए, और अगर वो गलत था तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगी है। और बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए, सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो आरोप चुनाव से पहले लग रहे थे और जनता ने जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से नकारा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर 400 का नारा दिया जा रहा था, अगर वास्तव में 400 सीट आ गई होती तो आज संविधान बदल दिया गया होता। लेकिन इस मुद्दे पर भी किसी भी तरह का सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो, राजनाथ सिंह का हो, या फिर किसी भी नेता का हो भारतीय जनता पार्टी के, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में, इस बहस में। बहरहाल सुनते हैं समाजवादी पार्टी की नेता और वो भी पहली बार की सांसद है इकरा हसन, वो क्या कह रही हैं। और जो पहली बार के चुने हुए सांसद हैं, उन सांसदों को कहीं ज़्यादा और उम्मीद रही होगी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाउम्मीद हुए हैं, निराश हुए हैं, वो पहली बार के ही सांसद हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में कोई नई चीज़ नहीं मिली जिसका वो जिक्र कर सकें। सुनते हैं इकरा हसन क्या कह रही हैं। बहुत अफसोस है कि संविधान दिवस पर बोले और संभल पर कुछ नहीं बोला। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के अधिकार पे कुछ नहीं बोला और मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जो हमारे जनता के, उन्होंने वी द पीपल कहा, लेकिन हम भारत के लोग और भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं भी एड्रेस नहीं किया। तो बहुत अफसोस की बात है। तो यही बात हो रही है कि उम्मीद थी या अपेक्षा थी कि मणिपुर पर बोलेंगे। 1 साल से सवा साल से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर जिस तरह स्थिति बनी हुई है, अभी भी वहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। उसके अलावा किसानों का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि 3 हफ्ते तक जिस मुद्दे पर संसद का शीत सत्र पूरा बाधित रहा, अडानी का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर पूरी तरह से खामोशी रही प्रधानमंत्री की भी और प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं की भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है अमलेंदु जी कि क्या मणिपुर पर, अडानी पर और इन सब पर विपक्ष को अभी भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे? मणिपुर पर तो विपक्ष सिर्फ इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पिछले लोकसभा में ले आया कि उस पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री को सदन में आकर उस पर बयान देने की मांग हो रही थी। लगातार महीनों मांग होती रही, नहीं सुनी गई, उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर उनको जवाब देना ही पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर फिर भी कुछ नहीं कहा। तो क्या विपक्ष के नेताओं को अभी उम्मीद रहती कि वो इन चीज़ों पर बोलेंगे? और आखिरकार प्रधानमंत्री ने उनको निराश किया या उनको वास्तव में यही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे? नहीं, देखिए, उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे, उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो और नीचे जाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर उठने का सवाल ही नहीं है। तो वो ऊपर उठ कैसे जाते हैं? तो इसलिए प्रधानमंत्री ने वो चर्चा की ही नहीं जिसकी आशा की जाती थी एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी व्यक्ति से, कि वो देश की समस्याओं पर बातचीत करेगा। भाई, आखिर इन पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश की समस्याओं पर बात कब की है? वो शुभ घड़ी कब आई है जब नरेंद्र मोदी ने देश की समस्याओं पर बात की हो? कभी नहीं की है। तो अभी भी उम्मीद कैसे की जा सकती थी कि संविधान पर चर्चा हो रही है तो वो देश की समस्याओं पर बात करेंगे? और जाहिर सी बात है समीर जी, जिस दिन देश में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हो रही हो और उस दिन शहीदों का दिन भी हो, जिस दिन संसद पे हमले की बरसी का दिन हो, और उस दिन भी अगर नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित नहीं है
तो आप कैसे ये आशा कर सकते हैं कि वो देश की समस्याओं पर, जनता के सवालों पर नरेंद्र मोदी बात करेंगे? तो उन्हें नहीं करनी थी, नहीं की उन्हें। उनका जो तुच्छ एक राजनीतिक एजेंडा रहता है उस पर बात की, वो भी घिसी पिटी बातें जो हमेशा एक बेसुरा राग वो गाते रहते हैं, तो उसी बेसुरा राग में उन्होंने गाया। तो इसलिए किसी को कोई आशा नहीं थी, बीजेपी के लोगों को भी कोई आशा नहीं थी कि नरेंद्र मोदी इसके अलावा कुछ बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा बोलते भी क्या नरेंद्र मोदी? अच्छा ये भी कहा जाएगा चलिए साहब वो नहीं बोला, यही बोले, तो इसके अलावा बोलते क्या नरेंद्र मोदी? अब ये भी तो लोग बताएं फिर कि इसके अलावा नरेंद्र मोदी बोल क्या सकते थे? भाई बोल ही नहीं सकते थे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास कुछ बोलने के लिए, बोलते क्या? तो जो बेचारों के पास है उन्होंने बोला, उसे उड़ेला उन्होंने। अब ये है कि पहले 1 घंटे में निपटा देते, आपकी से उन्होंने 2.5 घंटा ले लिया। जी बिल्कुल सही बात है। और यही विपक्ष के नेताओं को, हालांकि भले ही उम्मीद ना रही हो, लेकिन चूंकि संविधान के मुद्दे पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो कम से कम पहली बार के जो सांसद रहे होंगे उनको शायद ये उम्मीद रही होगी कि इन मुद्दों पर बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना जो तरीका है, अपनी जो कार्यशैली है, उनका जो बोलने का तरीका है, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। अब विपक्ष के नेता उससे निराश हों या वो खुश हों, या उनको अब लगता है कि जो नए सांसद है वो भी अब उम्मीद छोड़ देंगे कि किसी भी मुद्दे पर उनसे कोई जवाब की उम्मीद वो नहीं करें। बहरहाल क्या कहा प्रधानमंत्री ने, किन मुद्दों पर बात की, ये भी सुनाते हैं। और ये सारे मुद्दे वो हैं जिस पर वो हमेशा बोलते हैं, और खासकर वही चीज़ें वो चुनावी सभाओं में भी बोलते हैं, और वही चीज़ें बोलते हैं पार्लियामेंट में भी, सवाल कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो। तो एक बार सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने। और सरदार पटेल पर लेकर अक्सर वो बात करते हैं, सरदार पटेल पर क्या कहा पार्लियामेंट में, किस तरह से बात की, और तमाम जो चुनिंदा लोगों का जिक्र किया जिनका संविधान निर्माण में योगदान है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन चुनिंदा लोगों में सरदार पटेल का भी नाम आता है। लेकिन सरदार पटेल जिस विचारधारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, उस विचारधारा को पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति थे सरदार पटेल। बहरहाल क्या कहा सरदार पटेल को लेकर प्रधानमंत्री ने, एक बार सुनते हैं। कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, तो ये जो बात कही प्रधानमंत्री ने, उन्होंने न जाने कितनी बार कही होगी, न जाने कितनी बार चुनावी सभाओं में, कार्यक्रमों में, संसद में। और यही नहीं, इस बात को आपने व्हाट्सएप पे न जाने कितनी बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। और वही चीज, वही बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? प्रधानमंत्री जब सरदार पटेल जब यहाँ अब संविधान लागू हो रहा है, उसके बाद किस कमेटी की ये चर्चा कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे बार बार वही बात कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेताओं का भी ये कहना है कि आखिर जो प्रियंका गांधी कह रही थी कि वही चीज़ें सुनते सुनते लोग बोर हो गए थे। और यही कारण है कि विपक्ष के सांसद तो फिर भी सुन रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री वो नींद ले रहे थे। और समीर जी देखिए, सरदार पटेल की बात लेकर प्रहार कौन कर रहा है? वो व्यक्ति जो जिसके नाम पे खुद सहमति जो है बीजेपी में नहीं थी। हाँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो पीएम इन वेटिंग जो कहलाए जाते थे बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, उनको उतार कर जो था वो खुद पीएम इन वेटिंग बन गया था। नकली लाल किले से जाकर भाषण दे रहा था। पूंजीपतियों के दम पे जिसने भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया था, और जिसके समर्थक जो थे लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर नारे लगा रहे थे, वो व्यक्ति ये बता रहा है, जो व्यक्ति जो है राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बनकर आया और राजनाथ सिंह को धता बनाकर खुद प्रधानमंत्री बन बैठा, ये वो व्यक्ति कह रहा है। और आज भी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना बैठा वो भाजपा के संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया अभी तक नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। और इस डर से बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जाती है कि उसमें नरेंद्र मोदी को हटाकर राजनाथ सिंह को या नितिन गडकरी को इतना चुन ले। तो वो व्यक्ति ये बातें कर रहा है।
और सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पे करे, अपने नाम पर कर ले। जो सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर कर ले। और फिर इसे भाई ठीक है, आपको संविधान की जानकारी नहीं है, आपको संसदीय परंपरा की जिम्मेदारी नहीं है, ये कैसे मालूम कि जो प्रदेश कमेटियां वो प्रधानमंत्री चुना करती हैं? भाई प्रधानमंत्री अगर चुना करती हैं तो अगर प्रदेश कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी तो सरदार पटेल अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके पक्ष में थी। रहे तो नेहरू कब थे अध्यक्ष? जी, तो पटेल के पक्ष में थी तो रहे। अब जैसे राजनाथ सिंह के पक्ष में थी सारी बीजेपी की कमेटियां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए ना, तो इसी तरीके से नेहरू बन गए। तो यही जो है अब अमित शाह के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े 2019 का, अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया आपने और खुद बन गया प्रधानमंत्री। जेपी नड्डा थे 2024 में अध्यक्ष, जेपी नड्डा को नहीं बनने दिया आपने प्रधानमंत्री, खुद बन गए। आपने तो 3-3 लोगों का हक मारा भाई, 4-4 लोगों का। लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये 4 लोग बन सकते थे अपने अपने समय में, जिस आधार पे ये बता रहे हैं कि सरदार पटेल बनते, उसी आधार पे। तो ये तो 4-4 लोगों का हक मार के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं बीजेपी में। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, यही बात विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि एक ही बात को इतनी बार दोहरा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उसमें उन बातों को संसद में इतने गंभीर मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है तो उस पर भी दोहराने में उनको संकोच नहीं होता है। नहीं, संकोच का है कि जब कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई, पास में कुछ है ही नहीं, करें क्या? तो वही रटा रटाया टेप जो है वो चलाते। वो पहले आता था ना, ग्रामोफोन आता था, वो एक ही जगह पर उसकी सुई टक जाती थी, वहीं पे वो कहता था मेरा मन डोले तेरा तन डोले, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, इसी पे वो घूमता रहता था, यही बचता रहता था। तो भाई नरेंद्र मोदी का जो है वो ग्रामोफोन की सुई जो है वही अटक गई है। सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल नेहरू, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, अटकी हुई है सुई वहीं पे। बिल्कुल। और चूंकि जो पहली बार के सांसद हैं, नए सांसद हैं, निश्चित तौर पर उनको कुछ उम्मीद जरूर रही होगी। जो वरिष्ठ सांसद हैं, जो पिछले 10 साल से 11 साल से लगातार उनको देख रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी हैं, उन लोगों को तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन नए सांसदों को जरूर उम्मीद थी, लेकिन वो भी बहुत नाउम्मीद हुए हैं। कांग्रेस की सांसद हैं प्रणीति शिंदे, उन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर, और ये जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं ये दिखा रही हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा को किस तरफ ले जा रहे थे, या जानबूझकर ले जा रहे थे, या फिर वो अनजाने में ऐसा कर रहे थे, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन चर्चा जहां होनी थी वहां नहीं हुई। सुनते हैं प्रणीति शिंदे को, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। Secular. You see his entire speech. It's just a blame game. ऐसा speech प्राइम मिनिस्टर को नहीं शोभा देता है. It is a speech of a शाखा प्रमुख कॉर्पोरेटर लेवल. He is just वो गरिमा नहीं रही है प्राइम मिनिस्टर, जो पोजीशन होती है सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, नहीं रही. And not even once I'm shocked has he used the word secular. He's just playing a blame game. और जो कांग्रेस ने नींव संविधान की रखी थी उसी के बदौलत आज ही प्रधानमंत्री बने हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। तो गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सवाल उठा रही है प्रणीति शिंदे भी, और यही सवाल उठा रहे हैं तमाम नेता। जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें कौन सी बातें रही, क्या रही, कौन सी नई चीज़ रही, कोई चीज़ उनको नहीं दिखाई पड़ी ऐसी जिसकी चर्चा की जाए और जिसको सुनने में लोगों की दिलचस्पी हो। वही रटी रटाई चीज़ें, और जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ग्रामोफोन में रिकॉर्ड में बज गया और कहीं अटक गया, तो उस तरह की ही चीज़ें पूरा सुनाई दी। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेताओं में इस चीज़ को लेकर निराशा है, और उनको लग रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इन मुद्दों पर नहीं कोई बातचीत करते, जिन पर जो देश के हित से जुड़े मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, और जिन पर बात होनी चाहिए। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा की बात हो रही, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्यों बात नहीं हो रही है, या फिर बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, चाहे अग्निवीर का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर सांस तक नहीं ली बीजेपी के नेताओं ने, और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा की जो बात आ रही है बार बार, अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात आ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी हमको आशा करनी भी नहीं चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का कोई ध्यान रखेंगे। आखिर पहले भी उन्होंने कब रखा है भाई? लाल किले की प्राचीर से जो व्यक्ति तमाम बातें बोल सकता है, संसद में खड़े होकर तमाम बातें बोल सकता है, तो उससे आप ये आशा नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखेगा। असल में नरेंद्र मोदी को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि वो प्रधानमंत्री हो गए और 11 साल से प्रधानमंत्री हैं।
तो जब तक नरेंद्र मोदी को भरोसा नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के और 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रख ही नहीं सकते। वो अभी भी अपने को जो है वो बड़ोदरा का चाय वाला समझते हैं, पता नहीं अभी समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन जो वो बातें करते हैं उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद यही है। धर्मेंद्र यादव जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समीर जी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और सबकी प्रतिक्रिया यही आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो देश का समय बर्बाद किया 2.5 घंटे का, उसमें 2.5 सेकंड भी काम की बात नहीं थी, संविधान की बात उसमें 2.5 सेकंड भी नहीं थी। और प्रधानमंत्री से इस तरह के भाषण की उम्मीद नहीं की जाती है, और वो भी संसद में, लोकसभा में, और तब जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही हो। धर्मेंद्र यादव को सुनते हैं, कई बार के सांसद हैं लोकसभा में, क्या कह रहे हैं, और उसके बाद सुनाएंगे आपको फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को भी, जो कि उस सीट से जीत कर आए हैं जो 2024 में सबसे महत्वपूर्ण सीट बन गई। चुनाव से पहले भी थी, क्योंकि उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत अयोध्या भी शहर भी आता है, जिस अयोध्या की चर्चा चुनाव से पहले बहुत हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो चर्चा बंद हो गई है। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री जी के अगर पुराने संकल्प पूरे हुए होते तो नए संकल्पों पर जरूर चर्चा भी की जा सकती थी, देश के लोग उसको गंभीरता से लेते भी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें, प्रधानमंत्री जी के अगर पुराने संकल्प पूरे हुए होते तो नए संकल्पों पर जरूर चर्चा भी की जा सकती थी, देश के लोग उसको गंभीरता से लेते भी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें जो की, वो सारी बातें उनकी जुमले साबित हुई, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, किसानों की आमदनी का सवाल हो, स्विस बैंक से पैसा लौटाने का सवाल हो, नोटबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार खत्म करने का सवाल हो, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी 14 से लगातार कर रहे हैं। पुरानी जब कोई बात पूरी नहीं हुई तो नई बातों पे उम्मीद लगाना व्यर्थ है। तो पुरानी बातें 2014 से लगातार जिन बातों की चर्चा वो कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, और 2014 से पहले भी उनकी पार्टी के तमाम नेता वो बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, 2014 से पहले अमलेंदु जी प्रधानमंत्री और भी बहुत बातें करते थे। 2014 के बाद, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह है। 2014 से पहले, प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले भी बहुत सी बातें करते थे, और ये कहते थे कि अगर वो बन गए प्रधानमंत्री तो ये देश कहां से कहां चला जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, उनकी क्लिप्स आज भी सुनाई पड़ती हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, कि आलोचना करते थे कि देश का रुपया जो है वो गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, और महंगाई कहां जा रही है, सिलेंडर कहां जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसा लगता था कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी तुरंत, एक मिनट के अंदर। लेकिन स्थिति कहां पहुंच गई है, वो अब विपक्ष आईना दिखाता है, सवाल पूछता है, लेकिन उस सवाल का जवाब उसको पार्लियामेंट के भीतर भी नहीं मिल पाता। सवाल मिलते ही नहीं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के भीतर, जबकि जनता के सवाल पार्लियामेंट में होने चाहिए, और पार्लियामेंट में जनता के सवाल होते ही नहीं। मोदी जी का एकालाप होता है तो वो अपना एकालाप कर रहे थे। और दिक्कत ये है समीर जी कि जो बाकी मंत्री हैं वो भी इसी तरीके की बातें करते हैं, मतलब सब प्रेरणा जो है वो महापुरुष से ही लेते हैं। तो कोई भी जिम्मेदारी का निर्वाह करता ही नहीं है। जो संविधान के प्रति शपथ ली है उसके जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं होता, और किस तरीके से संविधान के साथ छल किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर, संविधान में जो चर्चा हुई उस पर अपनी बातें रखी, और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात जो नहीं कही। लेकिन हाँ, रविशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने वो जरूर सुनाया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब वो किसको कहना चाहते थे ये पता नहीं, लेकिन सिंहासन पर इस समय नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी उनसे बुलाकर पूछे भाई किसके लिए कह रहे थे तुम सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रविशंकर प्रसाद से हिसाब किताब लें नरेंद्र मोदी जी, वो उनका मसला है, लें कि नहीं लें। बिल्कुल, तो उनका मसला है। बहरहाल सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। फैजाबाद से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से, और अयोध्या शहर भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। बहुत ही चर्चित ये सीट रही, और चुनाव इन्होंने बड़े अंतर से ये चुनाव जीता। अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर, बड़ी चर्चा उसकी रही, और लगातार चर्चा में बने हुए हैं अवधेश प्रसाद। सुनते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को। हालांकि बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा में पहली बार पहुंचे हैं। उनको भी उम्मीद रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से। सुनते हैं उनकी उम्मीदें पूरी हुई या वो भी निराश हुए हैं। देखिए, ऐसा है, कल और परसों 2 दिन इस विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, संविधान के 75 साल पूरे होने के शानदार सफर के बारे में
सत्ता और विपक्ष की तरफ से चर्चा हुई जी कल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जी चर्चा हुई जी लेकिन अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है जी उसकी प्रिम्बल संविधान की आत्मा है जिसमें देश के नागरिकों को बहुत मौलिक अधिकार दिए गए जी जिसमें इस देश के दलितों के लिए जी इस देश के पिछड़ों के लिए इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और देश के समस्त सम्मानित देशवासियों के लिए 14 आर्टिकल 14 में 14 में मूलाधिकार फंडामेंटल दिए गए लेकिन आज 75 साल संविधान के शानदार वर्ष बीते लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पिछड़ों के लिए गरीबों के लिए और समाज के तमाम लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है वो पूरा नहीं हुआ कहीं भी आरक्षण में सरकारी नौकरियों में तो अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे जिस तरह से तमाम दूसरे नेताओं को निराशा हुई प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा उन्होंने भाषण दिया लेकिन विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उस भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं उन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं हालांकि विपक्ष को यह भी उम्मीद थी कि 2014 से पहले जिन बातों की चर्चा करते थे वो बात भी दोहरा दें लेकिन उसको उन्होंने नहीं दोहराया तो ये उन मुद्दों पर संविधान पर चर्चा हो रही थी लेकिन जो जरूरी मुद्दे थे संविधान से जुड़े थे संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इन सारे मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं की खामोशी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खामोशी रही लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो अक्सर उठाते रहते हैं उन मुद्दों की चर्चा गिन गिन कर प्रधानमंत्री ने की कांग्रेस पार्टी को घेरने की चर्चा की और कांग्रेस पार्टी को किस तरह से चाहे वो परिवारवाद हो बहुत सारे मुद्दों पर यानी जिन मुद्दों पर लगातार अक्सर आए दिन जिस भाषा में घेरते रहते हैं उसी भाषा में वो घेरते रह गए संविधान संशोधन को लेकर जो उन्होंने एक बहुत ही एक गंभीर टिप्पणी की और कि संविधान में संशोधन करने का खून लग गया है तो ये खून और इस तरह की बातें अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं जो विपक्ष के नेता अपनी निराशा जता रहे हैं और जो गरिमा की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती निश्चित तौर पर ये सारी वही वाक्य है जिनको लेकर ये नेता अपनी ये टिप्पणी दे रहे हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है और इसी तरह की बातें करते रहते हैं कि फांसी पे चढ़ा देना चौराहे पे लाके 50 दिन का समय दे दो चौराहे पे मुझे क्या लटका देना इस तरह की बातें तो मतलब ये मानसिकता जो है आपराधिक मानसिकता जो होती है इसी तरह की चीज़ें आती है तो ऐसी चीज़ें ही प्रधानमंत्री के दिमाग में क्यों आती हैं कि फांसी पर लटका देना ऐसा बटन दबाना कि करंट पाकिस्तान में लगे और ये इस तरीके की चीज़ें तो ये सब जो सोचने वाली बात है बिल्कुल ये कार्यकर्ताओं से आम छोटे नेताओं से तो ज़रूर इस तरह कोई बोल सकता है लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर और वो भी आप लोकसभा के भीतर संसद के भीतर जब आप किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा भाषा में आपको संयम बरतना चाहिए यही विपक्ष के नेता कह रहे हैं और यही उम्मीद उनको थी लेकिन वो नाउम्मीद हुए जिससे वो अपनी निराशा जता रहे हैं लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया जिसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा है हालांकि उस पर सरकार केवल उस पर बातें ही कर रही है लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है जो 2014 से पहले भी बाद भी लगातार इस पर बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं उसका मकसद भी साफ है लेकिन जब वो संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में बोल रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया क्या कहा सुन लेते हैं जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था संविधान सभा ने
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने। मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने। पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट तो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। दो सरकार, दो टर्म टेन्योर पूरा कर चुके हैं पूर्ण बहुमत की सरकार का, अब तो अल्पमत में आ गए हैं। लेकिन उसमें कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की प्रधानमंत्री ने। ये उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी भी विपक्ष में हो, जबकि लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं। अपनी पार्टी का भी उनका पूर्ण बहुमत था और गठबंधन का तो खैर था ही। अब तो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, अब समझ में भी आता है, लेकिन वैसे बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ना होकर वो विपक्ष के नेता हैं। तो यही बात विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि उसमें सारी चीज़ें वही दोहरा रहे हैं जो पिछले 10 साल से, यानी एक व्यंग्यकार है, वो कहते हैं कि एक टेप पिछले 10 साल से बज रहा है, एक कैसेट बज रहा है और वही बज जाता है, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे वो चुनावी सभा हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो। जी बिल्कुल, वही बात जो मैंने बताया कि मेरा मन डोले तेरा तन डोले पे जाके सुई अटक गई है, ग्रामोफोन की सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। नेहरू पटेल, नेहरू पटेल, नेहरू पटेल, नेहरू पटेल, नेहरू पटेल, 75 साल 75 साल 75 साल यही करते रहते हैं। अच्छा, करें भी क्या? इसके अलावा दिक्कत तो ये ना कि इसके अलावा करें भी क्या? कुछ पास में हो तो कुछ करें भी, तो कुछ है ही नहीं पास में, पल्ले जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करते हैं। तो ये उनका अपना संकट है, तो इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, और लोगों को ज़्यादा टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विचारों की समस्या है उनके साथ। तो एक मानवीय तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि उनके साथ जो समस्या है, कम पढ़े लिखे हैं तो कम चीज़ें उनको याद हैं, तो जो लोग लिख के दे देते हैं उसको आकर बोल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और कोई आशा भी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, विपक्ष उस पर निराशा जता रहा है। और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग निराशा जता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि जब वो नींद में थे, सो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की नजर पड़ी, जेपी नड्डा साहब बिल्कुल अलर्ट हो गए, अचानक से वो अलर्ट होकर जग गए। यानी अगर उनको ये डर है कि प्रधानमंत्री इस रूप में उनको देख लेंगे तो क्या हो सकता है। बहरहाल जो तमाम बातें की, और ये 1975 की बात हो रही है, 75 साल की, प्रियंका गांधी ने भी जोरदार भाषण दिया लोकसभा में, पहला ही उनका भाषण था लोकसभा में, लेकिन उन्होंने इस संविधान पर बहस की शुरुआत की और तमाम ऐसे मुद्दे रखे कि उसको लेकर उनका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, एक बार सुनते हैं। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए,
जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है और शायद वह भी भय में ही है। ये जो तमाम आरोप लगे कि 75 साल में किस तरह से संविधान के बदौलत इस व्यवस्था को मजबूती दी गई और बड़े से बड़े लोग भी जेल भेजे गए अगर उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और कानून का उल्लंघन किया। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है, पर किसी भी तरह का कोई जवाब विपक्ष को इस सत्ता पक्ष की ओर से नहीं मिल पाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से नहीं मिला। और बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे लंबा भाषण दिया, लेकिन उसमें ये सारी बातें, इनके जवाब पूरी तरह से नदारद रहे। जी बिल्कुल, जनता के सवालों के जवाब नहीं थे, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं थे, विपक्ष के नेता के सवालों के जवाब नहीं थे। और विपक्ष के नेता ने जो सवाल खड़ा किया था कि आप सावरकर को मानते हैं, कि आप संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, कि संविधान को मानते हैं, इसका जवाब भी नहीं था। तो नरेंद्र मोदी आखिर खड़े किसके साथ हैं? संविधान के साथ खड़े हैं कि मनुस्मृति के साथ खड़े हैं, सावरकर के साथ खड़े हैं कि संविधान के साथ खड़े हैं? ये नरेंद्र मोदी बता ही नहीं पाए। तो ये उनको बताना था। तो एक तरह से कहा जाए पूरी तरीके से विफल रहे नरेंद्र मोदी, और एक बहुत कहा जाए निम्न स्तर का भाषण जिसे कह सकते हैं। और भाषण में नहीं था जो प्रणीति शिंदे कह रही है कि बिल्कुल कॉर्पोरेटर के स्तर का, कॉर्पोरेटर भी इससे अच्छा भाषण देते हैं। समीर जी, हमने बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर भी देखे हैं जो अच्छे तरीके से भाषण देते हैं। और ये लोकसभा और राज्यसभा में तो जो प्रधानमंत्री खासतौर से रहे हैं, यहाँ तो एक से एक विद्वान प्रधानमंत्री रहा है, पंडित नेहरू से लेकर के वीपी सिंह तक जो हैं, मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह, सब विद्वान लोग रहे हैं। और ये मतलब 70 सालों में पहली बार है कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका टेप जो है जाकर के वो एक ही सुई पे जाके टक जाता है। जी, तो ये सारे मुद्दे रहे कि क्यों विपक्ष को क्यों निराशा रही। विपक्ष ने सवाल भी रखे कि उसको जवाब किन मुद्दों पर चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर किसी तरह का कोई जवाब उसे नहीं मिल पाया। तो ये निराशा भरी टिप्पणियां विपक्षी नेताओं की जो आ रही हैं, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर निराशा जताई है, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बड़ी निराशा जताई। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल उनका भाषण नहीं रहा, कभी नहीं रहता था, और इस इतने गंभीर मुद्दे पर अगर चर्चा की मांग विपक्ष ने की थी और चर्चा की अनुमति मिली थी तो कम से कम इस मौके पर तो उस स्तर का भाषण रहा होता, लेकिन वैसा नहीं था। अखिलेश यादव को सुन लेते हैं क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर, जो उन्होंने संविधान पर हुई चर्चा के दौरान भाषण दिया। लंबा चौड़ा भाषण रहा, 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा रहा, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं रही जो कि नई हो। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। देखिए, बहुत लंबा भाषण और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है।
जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छीना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी 3 जुमले बचे। तो इस तरह से उनके भाषण में जो तमाम मुद्दे रहे, उनको जुमलों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि ये जुमले पिछले 10 साल से तैर रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री उन्हीं जुमलों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और विपक्ष की माने तो ये पूरा का पूरा उनका भाषण जो रहा वो तमाम जो जुमले हैं उनका एक संग्रह था, जिसको उन्होंने अपने 1.5 घंटे लंबे भाषण में व्यक्त किया, जताया और बताया लोगों को, आम लोगों को। कोई नए सवालों पर जो तमाम मुद्दे चर्चा में हैं, गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो, उस पर कोई चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बड़ी निराशा के साथ विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। अब राज्यसभा में भी 16 और 17 दिसंबर को, यानी कल और परसों, इस पर चर्चा होनी है। उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।